हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। तो इस सेशन से आपके पास कम से कम 15-16 टॉप सेशन जाने हैं। उसी कड़ी में ये सेशन आपके पास जा रहा है। इस सेशन का पहला और इस टॉपिक का 369वां प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया, जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को शासन द्वारा आपातकाल में भी सीमित या स्थगित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी, या उपयुक्त सभी प्रावधान। प्रश्न नंबर 369, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है। तो संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, जो ही बोले, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये 300 का में इसको रख दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो ये तो वही सही है, ये काम हुआ है। अब जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को शासन द्वारा आपातकाल में भी सीमित या स्थगित नहीं किया जा सकता, ये भी किया गया है। जीवन के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 21 के संबंध में ये बात भी कही गई है। आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है, ये भी प्रावधान किया गया है। तो अगर ये तीनों प्रावधान किया गया है तो आपका उत्तर ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 370, राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया। राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया। और दोस्तों, ये सेशन अपने साथी दोस्तों के पास, जिनका लिंक आपके पास है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिभाग करना चाहते हैं, उनके पास ये सेशन शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पहली बार दोस्त आए हैं इस चैनल पर, इस सेशन को देख रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और बता देते हैं कि आपकी परीक्षा होने वाली है, ऐसा सुगबुगाहट है, या तो ये परीक्षा करवा देंगे अप्रैल तक और या तो पोर्टल खोलेंगे, ये कंफर्म है। चांसेस ज़्यादा है परीक्षा करवाने की, तो आप तैयारी में ढील न पड़ें। अप्रैल तक परीक्षा करवाने की तैयारी चल रही है। अगर अप्रैल तक परीक्षा नहीं होती है तब पोर्टल खोलेंगे, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जो नया आयोग बन रहा फिर उसमें टाइम लगेगा। इसलिए शायद ऐसी सुगबुगाहट, ऐसा विशेष सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अप्रैल तक पेपर होगा। और यदि नहीं होगा, नए आयोग में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो पोर्टल खुलेगा। तो आप अभी तैयारी पे जोर देते रहें।
ये कन्फर्म न्यूज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम इस पे आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं कि इस पे हम आपको सेशन डाल दें, पेपर होने वाला है या पोर्टल खुलने वाला है। डायरेक्ट हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते, इतना कीमती समय है कि आप उसको पढ़ें, उसमें उलझ जाएं, उसमें टेंशन लें। आपको क्लियर रूप में इसी सेशन में बता रहा हूँ, अप्रैल तक पेपर होगा। कम से कम पेपर इनको करवाना ही करवाना है, नहीं करवा पाते हैं तो पोर्टल खोलेंगे। 90% चांस है पेपर अप्रैल तक होगा, नहीं होगा तो 10% चांस है कि अप्रैल के बाद फिर पोर्टल खुल जाएगा। तो तैयारी आप करते रहें। चलिए, मैं सीधा से जानता हूं कि हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते, जो सही न्यूज है वो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 370, राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है? 51वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा, 93वें संशोधन द्वारा या 17वें संशोधन द्वारा? प्रश्न नंबर 370 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किया गया है 52वें संशोधन द्वारा। भाई 52वें संशोधन। प्रश्न नंबर 370 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 371, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा या 52वें संशोधन द्वारा या 61वें संशोधन द्वारा? प्रश्न नंबर 371 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो इसको हम सीधा सा आपको एक फार्मूला बताते हैं। 21 वर्ष हटाया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 21 वर्ष हटाया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। समझिए, 18 वर्ष किया गया 1988 में। समझिए, तो 61वां 21 18 88, इस तरह आपको ये दोनों प्रश्न याद रहेंगे। 21 वर्ष हटाया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 21 वर्ष हटाया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 18 वर्ष किया गया 1988 में। 88, 18, 21, 61। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि 61वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1988 में। तो इस तरह से ये आप मताधिकार की आयु के बारे में समझिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 372, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2010 तक के लिए किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2010 तक के लिए किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा या 79वें संविधान संशोधन द्वारा या 64वें संविधान संशोधन द्वारा या 65वें संविधान संशोधन द्वारा? प्रश्न के अकॉर्डिंग बताना है। और अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है, वर्तमान में क्या है, इसके बारे में निर्धारित है, वो भी हम बताते हैं अभी आपको। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी बोर्ड का जो मेथड चल रहा है, बोर्ड जैसे पेपर बना रहा है तो घुमाने का काम कर रहा है। आपके
पिछले इतिहास से पूछ लेता है, पिछले बातों को पूछ लेता है कि आप करंट तो पढ़ रहे हैं पर जो पीछे बातें हुई हैं उनके बारे में जानकारी है या नहीं। और ये वही प्रश्न है जिन पे हमारे प्रतियोगी भाई लटक जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं। तो बताने का प्रयास करें, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2010 तक के लिए किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? प्रश्न नंबर 372। तो ये बढ़ाया गया है 19वें संविधान संशोधन द्वारा। 19वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रश्न नंबर 372 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। साथ में और आपको बता दूं, अभी 126वां संविधान संशोधन हुआ भाई। 126वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत ये 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। जिसके लिए 10 साल के लिए ये फिर बढ़ाया गया। ये कब हुआ है? ये हुआ है 2020 में। 2020 में, क्योंकि 24 जनवरी को ये समाप्त हो रहा था। 24 जनवरी को ये समाप्त हो रहा था। तो 2020 में 126वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसके तहत ये 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। यानी 24 जनवरी को पूरा हो रहा था इनका कार्यकाल। 24 जनवरी तक जो आरक्षण की अवधि थी समाप्त हो रही थी। तो 25 जनवरी 2030 तक, ये 10 साल बढ़ रहा भाई। 2030 तक फिर बढ़ाने का प्रावधान है, फिर बढ़ा दिया गया है। तो आप 126वां संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2030 तक अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई है। इसमें याद रखना 126वां संशोधन 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? 24 जनवरी 2020 को पूरा हो रहा था, तो 25 जनवरी 2030 को बढ़ाया गया। ये बिल का पेश किया गया था। फिलहाल इतना टफ प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर भी आपको हम बता देते हैं। ये बिल पेश हुआ लोकसभा में मंगलवार को। लोकसभा में पहले मंगलवार पेश हुआ, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पेश हुआ और उसके बाद वहाँ से भी पास हो गया। तो ये 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 10 साल के लिए वही है 25 जनवरी 2030 तक। तो करंट में भी आप समझिए, अगर वो करंट में भी पूछेगा तो करंट में 25 जनवरी 2010 तक। उसके बाद में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा है और करंट में 126वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़े। अब आशा करते हैं इस पे आप करंट से भी पूछेगा तो आप बता लेंगे, और अगर ऐसे पीछे डेट में भी जाएंगे तो ये 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। 10-10 साल के लिए। तो चलिए भाई अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 373, 65वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? प्रश्न नंबर 373, 65वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया गया, या आतंकवाद को जड़ से नष्ट करने का प्रावधान किया गया,
या मताधिकार की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया, या अनुसूचित जात व जनजात आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 373 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 65वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? तो वो प्रावधान था अनुसूचित जात व जनजात आयोग की स्थापना की गई। अनुसूचित जात व जनजात आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 373 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 374। प्रश्न नंबर 374, निम्न में से कौन सा प्रावधान 71वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किया गया? निम्न में से कौन सा प्रावधान 71वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। 55 भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया, या पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया, या कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, या स्वायत्त शासन की व्यवस्था में सुधार किया गया। प्रश्न नंबर 374। तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। 374 में निम्न में से कौन सा प्रावधान 71वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किया गया? तो भाई 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लें। सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 71वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 21वें संशोधन द्वारा, सिंधी भाषा को 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 21वें सिंधी, 71वें कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली। समझिए, तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो प्रश्न नंबर 374 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 375। प्रश्न नंबर 375 देख लें भाई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? या 71वें संशोधन द्वारा, या 72वें संशोधन द्वारा, या 73वें संशोधन द्वारा, या 78वें संशोधन द्वारा? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था 73वें संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस समय कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अगर ऐसा प्रश्न भी पूछ लें तो आप इसको भी जानकारी रखें। कांग्रेस गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न शायद इसी से संबंधित है। नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो 74वें संशोधन द्वारा, 75वें संशोधन द्वारा, 77वें संशोधन द्वारा या 78वें संशोधन द्वारा।
तो प्रश्न नंबर 376, नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 73वें संशोधन द्वारा। तो 73वां ग्रामीण से है, 74वां नगरीय है। ये दोनों संशोधन जब हुए हैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 377, 78वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? 78वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? राज्यों में न्यायाधिकरणों के गठन की व्यवस्था की गई है, या पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखना ये व्यवस्था की गई, या 7 राज्यों के 27 भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 377 का उत्तर देने का प्रयास करें। 78वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया था 7 राज्यों के 27 भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 377 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 378, भारतीय संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में किए गए? भारतीय संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में किए गए हैं? जवाहरलाल नेहरू के, या लाल बहादुर शास्त्री के, या इंदिरा गांधी के, या मोरारजी देसाई के? प्रश्न नंबर 378 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सबसे ज्यादा बार संशोधन करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे अधिक बार संशोधन किया गया है। प्रश्न नंबर 378 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 379, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में, या सम्राट में, या मंत्रिपरिषद में? प्रश्न नंबर 379, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होगी? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई, किसमें निहित होगी? तो ये राष्ट्रपति में निहित होगी भाई, राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 380, राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रावधान है, या वास्तविक प्रावधान है, या दोनों, या ऊपर में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 380, राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक या वास्तविक? तो ये वास्तविक नहीं, वैधानिक प्रावधान है। वैधानिक यहाँ लिखा जाएगा, राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रावधान है, वैधानिक। प्रश्न नंबर 380 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 381, भारतीय संघ में राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है?
भारतीय संघ में राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, या ब्रिटिश के सम्राट के समान, या ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समान, या उपरोक्त में से किसी के समान नहीं। तो भारतीय संघ में राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है भाई। प्रश्न नंबर 381 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। 382 पे आ जाएं। संविधान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता निश्चित की गई है। कौन सी योग्यता हो? तो वो भारत का नागरिक हो, ये है निश्चित है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये सभी योग्यता होनी चाहिए। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 382 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, या अप्रत्यक्ष निर्वाचन, या मनोनयन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 383 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 384, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कौन से सदस्य सम्मिलित हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कौन से सदस्य सम्मिलित हैं भाई? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। तो तीनों शामिल होते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 384 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 385, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस पद्धति द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस पद्धति द्वारा होता है? सूची पद्धति द्वारा, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, या सापेक्ष बहुमत पद्धति द्वारा, या संचयी मत पद्धति द्वारा? प्रश्न नंबर 385, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस पद्धति द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 386, प्रश्न नंबर 386 भाई स्क्रीन पे छोटा कर लेते हैं। कोशिश है कि चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ जाए तो आपको अच्छी तरह समझा दूं। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या या मूल किस प्रकार ज्ञात की जाती है? राज्य विधानसभा के बारे में पूछ रहा भाई, राज्य विधानसभा के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन देखें। आ राज्य की जनसंख्या अपान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, फिर उसके बाद में भागे 1000। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है राज्य की जनसंख्या अपान राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, उसमें 1000 से भाग दें। तो दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन सा, राज्य की कुल जनसंख्या उसके अपान विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, भाग देंगे 100 से। फिर ऑप्शन दा देख लें, राज्य की कुल जनसंख्या अपान विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, भाग 100 से देंगे। तो प्रश्न नंबर 386 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। 386 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो चलिए भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो आपका ऑप्शन आ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए राज्य की जनसंख्या उसके आम में बटा क्या किए हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की समझिए, उसके आम में भाग दिया जा रहा है 1000 से। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन में यहाँ पे विधानसभा की कुल बोला, निर्वाचित नहीं, ये गलती है। यहाँ पे 100 भाग दिया जा रहा है, यहाँ पे 100 से भाग दिया जा रहा है, जबकि राज्य की जनसंख्या कितनी है, राज्य की जनसंख्या हो और उस विधानसभा के वहाँ उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाएगा और फिर उसमें भी 1000 से भाग दिया जाएगा, तब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या ज्ञात होगी। तो प्रश्न नंबर 386 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 387, ये भी भाई ये राष्ट्रपति के लिए संसद सदस्यों के मतों का मूल है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? वो तो हो गया विधानसभा के सदस्यों की संख्या, मतों का मूल ज्ञात करने की विधि। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या उस राज्य से निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या भागे 11 भागे 1000, वो हो गया विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल। अब संसद सदस्यों के मतों का मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे विचार करना है। तो प्रश्न नंबर 387 का ऑप्शन देख लेते हैं। समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का योग, जितने राज्य हैं और संघ राज्य हैं वहाँ पे जो भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनके कितने मत हैं, उन मतों का योग भागे, फिर उससे बटा कर दिया जाएगा अपान संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी कि उससे विधानसभाओं के कुल मतों के मूल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे। एक तो ऑप्शन ये है। फिर ऑप्शन 2, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग, फिर भाग किसे दे रहे हैं, अपान
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों भागे 1000, या विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का योग अपान संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागे 1000, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 387 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सीधी सी बात है, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या याद करने का अच्छा तरीका है समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का योग और उसके में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा। तो संसद के प्रत्येक सदस्य का मत का मोल निकल आएगा। प्रश्न नंबर 387, समस्त राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों की संख्याओं का योग में कुल निर्वाचित सदस्यों, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, सदस्यों से भाग देने पर संसद के प्रत्येक सदस्य का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 387 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 388, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सब शंकाओं व विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सब शंकाओं व विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय द्वारा, या संसद द्वारा, या किसी भी न्यायालय द्वारा? प्रश्न नंबर 388, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सब शंकाओं व विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती भाई। प्रश्न नंबर 388 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 389, प्रश्न नंबर 389 स्क्रीन पर छोटा कर लेते हैं भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने आ जाए तब समझ में आएगा। राष्ट्रपति पद के लिए किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और समर्थित किया जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति पद के लिए किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक और समर्थक किया जाना आवश्यक है? तो 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, 25 द्वारा समर्थित, गलत। 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित, यही सही है भाई। आपका ऑप्शन मिल गया, देख लेते हैं चारों ऑप्शन। 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, 10 मतदाताओं द्वारा समर्थित, गलत। 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 5 द्वारा समर्थित, ये भी गलत है। आपका उत्तर सही मिल गया है। 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित व 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित। प्रश्न नंबर 389 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 390, वर्तमान में राष्ट्रपति के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? वर्तमान में राष्ट्रपति के अभ्यर्थी को जमानत के रूप में कितने रुपए जमा करवाने होते हैं? तो चलिए भाई, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होते हैं? 10,000 रुपये,
या 15,000 रुपये, जब 12,000 रुपये या 15,000 रुपये या 21,000 रुपये। चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? तो 15,000 रुपये भाई। ये 1974 के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 1974 के पहले कोई पैसा नहीं जमा होता था जमानत के रूप में। 1974 के बाद में ये व्यवस्था की गई है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? 15,000 रुपये। अगर ये प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति को जमानत के रूप में रुपए जमा करवाने की व्यवस्था कब से लागू हुई है? तो 1974 से लागू हुई है। समझिए, 1974 से। तो आपसे किसी भी तरह आपको प्रश्न में घुमाए, पर आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। आपको घूमना नहीं है, आपको सही उत्तर करके आना है। आपको परीक्षा देने के बाद चेहरे पे आपके हंसी होनी चाहिए। तो चलिए भाई, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? 15,000 रुपये। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितने रुपए वेतन के रूप में प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितने रुपए वेतन के रूप में प्रदान किए जाते हैं भाई? चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। वर्तमान में कितने रुपए राष्ट्रपति को वेतन के रूप में प्रदान किए जाते हैं? तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। 50,000 रुपये या 90,000 रुपये या 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये। तो देखिए भाई, ये पुराना डाटा आपके सामने है। अभी राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन के रूप में 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। 5 लाख रुपये, समझिए। पर पुराना डेटा भी आपको याद रखना है, क्योंकि पुराने डेटे पे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। 50,000 रुपये पुराना डेटा पे आपको याद रखना है। तो 50,000 था, फिर 1.5 लाख हो गया था। ये दोनों डेटा याद रखना है। 50,000 था, फिर 50,000 से 1.5 लाख रुपये हो गया। अभी वर्तमान में 5 लाख रुपये हैं। तो समझिए, प्रश्न नंबर 391 का प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या सही होगा? 1.5 लाख रुपये। पर वर्तमान में पूछेगा तो 5 लाख रुपये। तो प्रश्न नंबर 391 का उत्तर आप समझ लें। शुरुआत में 50,000, फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग 1.5 लाख, अभी वर्तमान में 5 लाख है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। प्रश्न के अकॉर्डिंग भी बताना है, एक्यूरेट भी बताना है। तो ये कर दिया गया है 7,20,000 रुपये वार्षिक, या 9 लाख रुपये वार्षिक, या 3,50,000 रुपये वार्षिक, या 6 लाख रुपये वार्षिक। भाई प्रश्न नंबर 392 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी जो वार्षिक पेंशन इसमें पूछी जा रही, तो वर्तमान में वार्षिक पेंशन हो जाएगी वर्तमान में 25 लाख। इसमें कुछ अलग से भी जुड़ते हैं, ये टोटल है 25 लाख।
वैसे पूछा जाएगा तो 1.5 लाख प्रतिमाह है, 1.5 लाख प्रतिमाह है। ये पेंशन राशि 1.5 लाख प्रतिमाह है, प्रतिमाह है। पर टोटल साल का जोड़ा जाएगा तो 18 लाख होना चाहिए, पर महंगाई भत्ता जोड़ के सब ये 30 लाख दिया जाता है। महंगाई भत्ता सब जोड़ के वार्षिक पेंशन जो हो जाएगी 30 लाख वार्षिक, 1.5 लाख महीने का। इसमें तो 1.5 लाख के हिसाब से 18 लाख हुआ, पर ये 30 लाख उसका महंगाई, यहाँ महंगाई भत्ता सब जोड़ के आपको बता रहा हूँ। और यहाँ जो पेंशन की मूल पे है वो बता रहा हूँ। और राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी 30,000 महीने सचिवालयी भत्ता दिया जाता है। 30,000 महीने राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी मिलता है। महीने की बात हो रही है भाई, मास। तो 30,000 महीने जीवन साथी को, 1.5 लाख महीने और राष्ट्रपति को, महंगाई भत्ता सब जोड़ के 30 लाख वार्षिक राष्ट्रपति को। तो ये आपका डेटा है। अब अगर ये डेटा ना देख कर जैसा प्रश्न दिया है, जैसा आयोग इस समय प्रश्नों को पूछ रहा है, वो चीज अगर पूछेगा तो हम वो भी आपको बता रहे हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो ये किया गया है 9 लाख रुपये वार्षिक, 9 लाख रुपये वार्षिक। इसमें महंगाई भत्ता शामिल है, महंगाई भत्ता शामिल है सब, 9 लाख रुपये। और अभी 30 लाख है, उसमें भी महंगाई भत्ता शामिल है। तो आप समझिए प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछेगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अब पूछना, बोर्ड पूछ रहा है, आयोग पूछ रहा है, बार बार ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो पिछले रिकॉर्ड में 9 लाख रुपये वार्षिक, जिसमें महंगाई भत्ता सब शामिल है, और वर्तमान में 30 लाख रुपये, इसमें महंगाई भत्ता शामिल है। मासिक पूछेगा तो मूल पे 1.5 लाख रुपये। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 393, राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले कौन शपथ दिलवाता है? प्रश्न नंबर 393, उपराष्ट्रपति दिलवाता है, या प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा का अध्यक्ष? प्रश्न नंबर 393 का उत्तर दें भाई। तो राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले शपथ दिलवाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 393 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सीधा इसे प्रश्नों पे समय नहीं गंवाना है, 5 वर्ष, क्योंकि ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने का उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने ले आऊँ, आपसे रूबरू करवाऊँ कि अधिक से अधिक प्रश्न कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है? तो चलिए भाई हम आपको बताते हैं, इस संबंध में भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न नंबर 395 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, या उपराष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? प्रश्न नंबर 396, राष्ट्रपति
अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें और सेशन को शेयर कर दे भाई। और जो भी आपके दोस्त हों जो टीजीटी पीजीटी या कोई भी पोल्ट्री से संबंधित उनको जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कठिन से कठिन प्रश्नों को आपके सामने लाकर आपको सफलता दिलवाने के लिए प्रयासरत रहें। बस आप भी सपोर्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सेशन पढ़े, कोई भी सेशन आपके पास जाए तो आप स्किप करके या बढ़ा के ना देखें, क्योंकि सभी प्रश्नों को देखना अनिवार्य है। ये कठिन प्रश्न चल रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न में हम लोग लटक जाते हैं, हम लोगों सफल नहीं हो पाते हैं। ये अपना अनुभव व्यक्त कर रहा हूँ। जब कठिन प्रश्नों को देखना चालू किया तब मुझे जाके सफलता मिली। अब वो अनुभव हम आपको बताना चाहते हैं, आपको शेयर कर रहे हैं। आप भी कठिन प्रश्नों को पढ़ें और सरल बनाएं उसको। तो चलिए भाई, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 396 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। प्रश्न नंबर 397 का उत्तर बताने का प्रयास करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो कोई भी सदन लगा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 397 का ऑप्शन 7 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 398 देख लें भाई। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी करना आवश्यक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी करना आवश्यक है? तो अभियोग लगाने वाले सदन के समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, या अभियोग लगाने वाले सदन के उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, या अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 398 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई कि राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना है तो कौन सी शर्तें पूरी करना आवश्यक है? तो ऑप्शन को देखें और उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 398, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 398 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। उपस्थित नहीं भाई, समस्त सदस्य संख्या के, यहाँ उपस्थित है और यहाँ दोनों को एक साथ की बात की जा रही है, यहाँ सदन की बात की जा रही नहीं। अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 398 प्रश्न नंबर 399, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है?
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? 10 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 18 दिन पूर्व या 21 दिन पूर्व? प्रश्न नंबर 399 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 399 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 400, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के कितने बहुमत होना आवश्यक है? चलिए भाई, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के कितने बहुमत का होना आवश्यक है? 1/4 बहुमत, 1/4 सदस्यों का बहुमत, या आधे सदस्यों का बहुमत, या 2/3 सदस्यों का बहुमत, या 3/4 सदस्यों का बहुमत? प्रश्न नंबर 400 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रत्येक सदन की बात हो रही, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के कितने बहुमत का होना आवश्यक है? तो 2/3 बहुमत का होना आवश्यक भाई। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए भाई। प्रश्न नंबर 400 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 401, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपी की जांच कौन करता है? प्रश्न नंबर 401, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा, सदन आरोपों की जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 401 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका है तो उन आरोपों की जांच दूसरा सदन करेगा भाई, दूसरा सदन। प्रश्न नंबर 401 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 402, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव कितने समय में नया निर्वाचन हो जाना चाहिए? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथासंभव कितने समय में नया निर्वाचन हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 4 माह के अंदर, या 9 माह के अंदर? प्रश्न नंबर 402 का उत्तर देने का प्रयास करें तो ये हो जाना चाहिए 6 माह के अंदर भाई, 6 माह के अंदर। प्रश्न नंबर 402 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 403, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या थल सेनाध्यक्ष? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भाई? तो ये सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है। रक्षा मंत्री पे नहीं लगा देना, ये इस पे नहीं लगाना है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। प्रश्न नंबर 403 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 404, जब कोई सांसद राष्ट्रपति पद के पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता की क्या स्थिति रहेगी? जब कोई सांसद राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता क्या स्थिति रहेगी?
उसकी संसद की सदस्यता बनी रहेगी। पद ग्रहण करने के साथ ही उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब तक त्याग पत्र नहीं देगा संसद की सदस्यता बनी रहेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, जब कोई सांसद राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता की क्या स्थिति रहेगी? पद ग्रहण करने के साथ ही उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 404 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 405, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करेगा, या लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या प्रधानमंत्री करेगा? प्रश्न नंबर 405 का उत्तर दें भाई। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। अच्छा, आपको यह बता दूं कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब क्या होगा? यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। समझ गए? अगर उपराष्ट्रपति नहीं है ऑप्शन में तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। मान लीजिए अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश। इस क्रम में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होगा। तो प्रश्न नंबर 405 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 406, यदि कभी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, या भारत का प्रधानमंत्री? तो अभी हम आपको बताए हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके सामने लाने हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। प्रश्न नंबर 406 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 407, किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित हो जाएगा, या उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है, या उस राज्य विधानसभा के चुनाव तक राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, या विधान परिषद के सदस्य मतदान करेंगे। तो प्रश्न नंबर 407, किसी राज्य विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं होगा। प्रश्न नंबर 407 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 408, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? राजद्रोह के आधार पर, घूस लेने के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, या अपराध करने के आधार पर? प्रश्न नंबर 408 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 408
का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 409। महाभियोग के आरोपों की जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण किस प्रकार प्रदान करता है? महाभियोग के आरोपों की जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण किस प्रकार प्रदान करता है? स्वयं उपस्थित होकर, या वकील द्वारा, या दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 409। तो महाभियोग के आरोपों की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है या अपना कोई वकील कर सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सा उपर्युक्त दोनों सही हैं, स्वयं उपस्थित होकर या वकील द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 410। भारत में अब तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव संपन्न हुए हैं? भारत में राष्ट्रपति के अब तक कितने चुनाव संपन्न हुए हैं? भारत में अब तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव संपन्न हुए हैं? 9 या 10 या 13 या 15? तो चलिए भाई, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है 13, पर यहाँ पे समय सीमा नहीं निश्चित की गई है। अब तक पूछा जा रहा, तो अब तक 15 राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू है भाई, समझ गए? तो यहाँ पे समय सीमा में नहीं बांधा गया है, ये पूछा गया है भारत में अब तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव संपन्न हुए हैं। तो आपको ये प्रश्न के हिसाब से तत्कालीन मांग रहा है। ये आपको पिछला रिकॉर्ड दिया गया है, इसमें ऑप्शन में सारे पिछले रिकॉर्ड दिए गए हैं। आपको अब तक पूछा जा रहा, तो अब तक 15 राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। 15 चुनाव। 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं। तो प्रश्न नंबर 410 में अब तक 15वां राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 411। निम्न में से किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से संपन्न हुआ? हाँ, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न पे फोकस करना, कहीं लिख लेना। निम्न में से किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से संपन्न हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी या फखरुद्दीन अली अहमद? प्रश्न नंबर 411। किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से संपन्न हुआ? तो वो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। प्रश्न नंबर 411 का ऑप्शन सा सही होगा। राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी का चुनाव आम सहमति से हुआ था। अगले प्रश्न पे चलिए। देश में प्रथम आम चुनाव होने तक भारत के अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे? देश में प्रथम आम चुनाव होने तक भारत के अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार पटेल, या राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? प्रश्न नंबर 412 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। देश में प्रथम आम चुनाव होने तक भारत के अंतिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 413। अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति? अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या ज्ञानी जैल सिंह? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 413 का ऑप्शन आ सही होगा। ये जो पिछला रिकॉर्ड नहीं, अभी वर्तमान समय तक की बात कर रहा हूँ। वर्तमान तक की बात है, वर्तमान समय तक की बात है भाई,
सबसे लंबी अवधि तक 2 कार्यकाल में रहे हैं, 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 413 का ऑप्शन आ सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 414, प्रश्न नंबर 414, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? प्रश्न नंबर 414, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत प्राप्त प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/4, 1/5, 1/6 या 1/10? प्रश्न नंबर 414, तो यदि कोई राष्ट्रपति कुल मतदान का 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। भाई, कोई राष्ट्रपति कुल मतदान का 1/6 मत नहीं पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रश्न नंबर 414 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, अप्रैल तक आपके पेपर हो जाएंगे। और यदि अप्रैल तक पेपर नहीं करवाते हैं तो पोर्टल खोला जाएगा। फिलहाल 90% चांस है कि आपके कॉल लेटर, आपका प्रवेश पत्र डाउन कर दिया जाएगा 15-20 दिन के अंदर, और उसके बाद में आपकी परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। अप्रैल में आपकी परीक्षा होने की ज़्यादा चांस है। यदि बोर्ड परीक्षा नहीं करवा पाता, यदि आयोग परीक्षा नहीं करवा पाता तो पोर्टल खुलेगा। तो चलिए, ये विशेष सूचना थी। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।